नमस्कार, हून बिल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशालगढ़। खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की कैबिनेट बैठक जारी। उपनल कर्मचारियों के नियमितीकरण पर हो सकता है बड़ा फैसला। उपनल के नियमितीकरण में फंसा है आरक्षण का पेच। स्वास्थ्य, शिक्षा, शहरी विकास समेत कई प्रस्तावों पर भी चर्चा। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर कैबिनेट की बैठक आज जारी है और ऐसे में बताया जा रहा है कि नियमितीकरण को लेकर उपनल के आरक्षण का पेच फंसा हुआ है। हालांकि तमाम जो कैबिनेट मंत्री है उनके साथ चर्चा भी इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की है। स्वास्थ्य, शिक्षा, शहरी विकास जैसे कई अहम प्रस्तावों पर भी मोहर लग सकती है, उन पर भी लगातार चर्चा जारी है, ये बताया जा रहा है। तो उपनल कर्मचारियों के नियमितीकरण पर भी बड़ा फैसला आ सकता है, ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। उपनल के नियमितीकरण में आरक्षण का भी पेच फंसा हुआ है। स्वास्थ्य, शिक्षा, शहरी विकास समेत कई प्रस्तावों पर आज चर्चा भी संभव बताई जा रही है। और संवाददाता योगेश आर्य हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। योगेश, किस तरह की बैठक अभी जारी भी है कैबिनेट की और कौन कौन से ऐसे प्रस्ताव है जिन पर चर्चा भी संभव बताई जा रही है आज? देखिए विशाल, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की कैबिनेट बैठक जो है वो जारी है और अगर से में देखा जाए तो मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हो रही है इस कैबिनेट बैठक में जो है आज अहम फैसले लिए जा सकते हैं। अगर ऐसे में देखा जाए तो कहीं ना कहीं उपनल कर्मचारियों के नियमितीकरण को लेकर फैसला हो सकता है। इसको लेकर के जो है माना जा रहा है, क्योंकि बैठक चल रही है और बैठक में माना जा रहा है कि उपनल कर्मचारियों की जिस तरह से उदाहरण पर बैठे नियमितीकरण को लेकर, तो माना जा रहा है कि नियमितीकरण को लेकर के आज जो है इस पर फैसला ले सकता है, क्योंकि नियमितीकरण का पेज फंसा है, आरक्षण का पेज फंसा हुआ है। तो ऐसे में इसको लेकर के बैठक चल रही है। इसके अलावा स्वास्थ्य, शिक्षा, शहरी विकास सहित अन्य कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर भी जो है बताया जा रहा है कि संभव है चर्चा, और चर्चा के साथ साथ कुछ ही देर बाद स्पष्ट हो जाएगा कि आखिरकार किस किस विभाग से किस किस मत पर जो है बैठक में चर्चा की गई। उसके बाद उनको प्रस्ताव को पास किया लेकिन योगेश, स्वास्थ्य, शिक्षा जैसे अहम मुद्दों पर भी अगर चर्चा हो रही है तो आने वाले समय में कितना बेहतर इनमें काम देखने को मिलेगा? क्योंकि तस्वीरें जो हैं वो हर बार जो जब नजर आती हैं तो काफी दुख भरी वो तस्वीरें होती हैं स्वास्थ्य, शिक्षा को लेकर। देखिए बिल्कुल, स्वास्थ्य और शिक्षा को लेकर जिस तरह से लगातार सवाल उठते हैं और ऐसे में कहीं ना कहीं उसको लेकर के देखना होगा कि किस तरह से दुर्गम क्षेत्रों के लिए आज उस पर चर्चा होती है, उसके बाद किस तरह का प्रस्ताव लाया जाता है, क्योंकि बताया जा रहा है कि इन विभागों को लेकर भी आज वहां पर चर्चा संभव है। देखना होगा कि अब किस तरह से वो उसमें चर्चा की जा रही है और उसके बाद किस तरह से, क्योंकि कुछ ही देर बाद जो है स्थिति स्पष्ट हो जाएगी, क्योंकि उपनल के कर्मचारी जिस तरह से बैठे उनके नियमितीकरण को लेकर भी मामला सामने आया कि उसको लेकर भी आज जो है इसमें चर्चा है। और ऐसे में अगर होगी और उस पर जो है विचार विमर्श करने के बाद कोई प्रस्ताव लाया जाता है तो निश्चित रूप से देखना होगा कि आखिरकार असल में सरकार ने जो प्रस्ताव लाने की बात की थी उस पर किस तरह से आगे काम किया जा रहा है। जी जी बिल्कुल योगेश, आप बने रहिए हमारे साथ। और बड़ी खबर का रुख करेंगे उत्तराखंड कांग्रेस कमेटी में बड़ा बदलाव। गणेश गोदियाल बने उत्तराखंड कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष। कांग्रेस हाईकमान ने दी नियुक्ति को मंजूरी। प्रीतम सिंह को बनाया गया है कैंपेन कमेटी का चेयरमैन। हरक सिंह रावत संभालेंगे इलेक्शन मैनेजमेंट कमेटी। करण माहरा को कांग्रेस वर्किंग कमेटी में मिला विशेष आमंत्रण। पार्टी के ने करण माहरा के योगदान की भी सराहना की है। उत्तराखंड कांग्रेस में नया संगठनात्मक समीकरण तैयार किया गया है। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर अब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी गणेश गोदियाल को सौंपी गई है। हरक सिंह रावत इलेक्शन मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन बनाए गए हैं। तो वहीं हरक सिंह रावत और प्रीतम सिंह को भी अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है। और संवाददाता योगेश आर्य हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। योगेश, एक बड़ा फैसला जो है हाईकमान ने लिया है कांग्रेस की, अब किस रूप में इसको देखा भी जा रहा है, क्योंकि गणेश गोदियाल को दोबारा से जिम्मेदारी दी गई है? देखिए बिल्कुल, कांग्रेस की अगर बात करें, कांग्रेस उत्तराखंड कमेटी में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। गणेश गोदियाल को जो है प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर फिर से जो है जिम्मेदारी मिली है। अगर देखा जाए तो पहले भी वह प्रदेश अध्यक्ष की भूमिका में रह चुके हैं और ऐसे में कांग्रेस हाईकमान ने उनको नियुक्ति की है और ऐसे में अगर देखा जाए तो निश्चित तौर पर एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है, क्योंकि 2027 में विधानसभा चुनाव बने हैं और उससे पहले बदलाव करके उनको एक बड़ी जिम्मेदारी दी है, संगठन को खड़ा करना, संगठन के
को तैयार करना, उसके साथ साथ जो है कहीं 27 की तैयारियों में लगना, तो निश्चित तौर पर बड़ी जिम्मेदारी है। इसके साथ ही प्रीतम सिंह जो कि चक्राता विधायक भी हैं और वो भी पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, उनको कैंपेन कमेटी का चेयरमैन बनाया है। इसके अलावा डॉक्टर फारूक सिंह रावत जो कि इलेक्शन मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन बनाए गए हैं। तो निश्चित तौर पर देखा जाए तो ये बड़ी जिम्मेदारी 3 नेताओं को दी गई है और ऐसे में प्रदेश अध्यक्ष दोबारा से गणेश गुरजाल को बनाना है, ये कहीं ना कहीं पार्टी की बड़ी जिम्मेदारी उनको मिली है। और अब 2027 में किस तरह से सत्ता में वापसी की जाए, ये इसके लिए उनको रणनीति बनानी होगी। जी, लेकिन इससे कितना फायदा होता हुआ नजर आएगा योगेश, क्योंकि लगातार ये चर्चा तो चली रही थी और जो 3.5 साल का करण मारक कार्यकाल रहा है, क्या उसमें कांग्रेस आगे बढ़ पाई है? देखिए उस करण माह के जिस तरह से कार्यकाल की आप बात कर रहे हैं, उस कार्यकाल में हमने देखा कि बड़ी टूट जो है कांग्रेस में हुई और उसके सत्ता दल के साथ काफी बड़े नेता जो है गए, जिनके देखा जाए चाहे मथुरा दत्त जोशी हो, चाहे बिट्टू कर्नाटक हो, चाहे इससे पहले जो है विधायक रहे हों, वो बड़ी टूट देखने को मिली। और निश्चित तौर पर ये कहीं ना कहीं पार्टी कमजोर हुई है, उसके चलते ये भी समीकरण देखा गया। इसके अलावा जो है जो गढ़वाल और कुमाऊं का समीकरण है, वो भी जो है पार्टी ने इस बार देखा है। समीकरणों को देख करके नया समीकरण जो है संगठनात्मक तैयार करते हुए ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। जी जी बिल्कुल योगेश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और बड़ी खबर का रुख करेंगे हरिद्वार की फर्जी डेयरी से हड़कंप, तिरुपति मंदिर ट्रस्ट को 250 करोड़ का चूना। सीबीआई जांच में हुआ बड़ा खुलासा, भगवानपुर में स्थित है भोले बाबा ऑर्गेनिक डेयरी। 68 लाख किलो नकली घी डेयरी ने किया था सप्लाई। 2019 से 24 के बीच बिना दूध मक्खन खरीदे बनाई थी फर्जी रिपोर्ट। दस्तावेजों में भी किया गया जबरदस्त हेरफेर। आरोपी पामिल और विपिन जैन ने बनाया था नकली घी। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर यह बड़ा भंडाफोड़ भी हुआ है। भगवान में स्थित है ये भोले बाबा ऑर्गेनिक डेयरी, जिस पर बड़ा खुलासा सीबीआई जांच में हुआ है। 68 लाख किलो नकली घी डेयरी ने सप्लाई किया था। और ऐसे में 2019 से 24 के बीच बिना दूध मक्खन खरीदे फर्जी रिपोर्ट भी बनाई गई थी। लक्सर में रबी फसल की बुआई के लिए कृषि विभाग ने गेहूं की उन्नत प्रजातियों का बीज मंगवा लिया है। विभाग की ओर से यह बीज लक्सर, खानपुर और जिले के अन्य विकास खंडों में भेजा जा चुका है। कृषि विभाग के अधिकारियों की माने तो इस बार गेहूं की DBW 327, DBW 187, DBW 222, DBW 303 और उन्नत 303 जैसी उन्नत प्रजातियों के बीज कृषि केंद्र पर किसानों के लिए उपलब्ध कराए गए हैं। बीज का मूल्य 4,599 रुपये प्रति क्विंटल तक रखा गया है, जबकि सरकार की ओर से 2,000 रुपये प्रति क्विंटल का अनुदान दिया जा रहा है। प्रत्येक किसान को अधिकतम 80 किलो बीज दिया जा रहा है। हमारे यहाँ ना लगभग जो है आपको डाकला नया पंचायत में 300 कुंटल के करीब जो है बिक चुका है और अभी जो है चल रहा है, सीजन मध्यम में है। बाकी नया पंचायतों में स्थिति ऐसी है? हाँ, सब में ऐसी है, दिख रहा है। कौन कौन सी प्रजाति हैं? प्रजाति यहाँ पे है जो है DBW 343 है और DBW 222, DBW 303 और DBW 327। मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर BVRC पुरुषोत्तम ने सचिवालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल, उधम सिंह नगर जिलों के अधिकारियों के साथ विशेष गहन पुनरीक्षण की तैयारियों की समीक्षा की है। बैठक में उन्होंने 2003 की मतदाता सूची के मतदाताओं का वर्तमान सूची से 100% मिलान कराने के भी निर्देश दिए हैं, ताकि किसी भी मतदाता को SIR प्रक्रिया के दौरान परेशानी ना हो। डॉक्टर पुरुषोत्तम ने जिलाधिकारियों को बूथ लेवल एजेंट्स की नियुक्ति सुनिश्चित करने के लिए राजनीतिक दलों से पुनः बैठक करने के भी निर्देश दिए हैं। साथ ही उन्होंने निर्वाचन आयोग के ECI नेट ऐप पर उपलब्ध बुक कॉल विद BLO फीचर का अधिकतर प्रचार प्रसार करने पर भी जोर दिया है। मसूरी में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित कर आंदोलनकारियों को शॉल के साथ फूलमाला पहनाकर सम्मानित किया। देहरादून में हरीश रावत ने कहा है कि इन्हीं शहीदों की कुर्बानी से उत्तराखंड का निर्माण हुआ। अब जरूरत है राज्य की दिशा तय करने की। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार विकास के नाम पर जमीनें बेच रही है, जिससे अब
जब जमीन नहीं बचेगी तो जंगल और संस्कृति कैसे बचेगी। रावत ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि कांग्रेस सरकार की योजनाओं को डंप कर दिया गया है। ठीक रास्ते पर बढ़ना चाहते हैं तो हमेशा आपको अपनी सोच को परिमार्जित करते रहना पड़ता है। आज मैं भी अपनी सोच को परिमार्जित करने के लिए यहाँ आया हूँ और आंदोलनकारियों के साथ हमारी पार्टी के सब वरिष्ठ नेता भी आए हैं। हम लोग बैठेंगे। हमने जब राज्य बना उसके 14 साल तक 2014 तक केवल उत्तर प्रदेश के मॉडल को हम फॉलो करते रहे। मैंने उसमें कुछ परिवर्तन लाने का, हमारी सरकार ने 2014 के बाद कुछ परिवर्तन लाने का प्रयास किया। कई नई पहलें प्रारंभ की, कई नई सोचें आगे बढ़ाई, लेकिन 2017 के बाद उन सोचों को डंप कर दिया गया, उसको आगे नहीं बढ़ाया गया। पचवादुन क्षेत्र में जमकर यातायात और खनन नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। सबसे ज्यादा उल्लंघन उपखनिज सामग्री ढुलान में लगे वाहनों की ओर से किया जा रहा है। विकासनगर तहसील क्षेत्र के ढकरानी, जस्सोवाला और कैचीवाला क्षेत्र में संचालित खनन पट्टों और क्रशर प्लांटों पर उपखनिज सामग्री ढोने वाले ट्रैक्टर ट्रॉलियों समेत सड़कों पर खुलेआम नियम तोड़ रहे हैं। ओवरलोड ट्रैक्टर ट्रॉलियां न केवल चालक और आम लोगों की जान के लिए खतरा बन रहे हैं, बल्कि कई वाहनों पर नंबर प्लेट तक नहीं लगी है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि व्यावसायिक गतिविधियों में उपयोग हो रहे अधिकांश ट्रैक्टर ट्रॉलियां कृषि प्रयोजन के लिए पंजीकृत हैं, जिनका व्यावसायिक इस्तेमाल नियमों के खिलाफ है। ऐसे में विभागीय अधिकारियों की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। अभी जो ओवरलोडेड वाहन की जो शिकायतें प्राप्त हो रही हैं, इस पे हमारे द्वारा एक जॉइंट टीम का गठन किया गया है, जिसमें एआरटीओ, पुलिस और खनन विभाग की टीम रहेगी और राजस्व की टीम। एक संयुक्त निरीक्षण किया जाएगा और बीच में जो एजेंसीज हैं, जैसे आरटीओ हैं और पुलिस को निर्देशित किया गया है कि इस तरीके की अगर वाहन संचालित हो रहे हैं तो उन पर कानूनी कार्रवाई की जाए। नहीं, इसका एक तो औचक निरीक्षण भी किया जाएगा आरटीओ के साथ और उनको निर्देशित भी किया जाएगा कि जो इस तरीके के जो परिवहन नियमों का उल्लंघन करते हुए या ओवरलोड वगैरह गाड़ियां चल रही हैं, उन पे कड़ी कार्रवाई करें और उन पे आगे भी लगातार औचक निरीक्षण करते रहें। देखिए, बिल्कुल अगर बिना नंबर और बिना कागज़ों के अगर ट्रैक्टर कोई भी वाहन चल रहा है तो वो तो गलत है ही। और हम लगातार एनफोर्समेंट की कार्रवाई इनके ऊपर कर रहे हैं। अभी आप देख रहे हैं कि 2 ट्रैक्टर अभी हम बंद करने को ले जा रहे हैं ऑफिस में। जिन टैक्स 1 साल से टैक्स नहीं था। तो हमारा तो मेन उद्देश्य और मेन काम ही यही है। हमारा काम है कि इस प्रकार के अगर कोई भी वाहन संचालित हो रहे हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई करना। देखिए, मेन ये है जब उनको जहाँ से सामग्री मिलती है, तो मेरा तो ये भी है कि मानना कि पहले उनको जो नंबर रजिस्टर्ड है उन्हीं गाड़ियों को जो है सामग्री देनी चाहिए। और जहाँ तक आपकी बात है, निश्चित रूप से जो है एक्सीडेंट का कारण इस प्रकार के वाहन बनते हैं। तो हम लगातार हमारी कार्रवाई, आप अगर हमसे डेटा लेना चाहेंगे तो हम आपको डेटा उपलब्ध करा देंगे कि जब भी हम चेकिंग करते हैं तो चेकिंग के दौरान अगर इस प्रकार के वाहन मिलेंगे तो उनके ऊपर कार्रवाई होती है। उत्तराखंड में लोहा पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती को लेकर बीजेपी ने जन जागरण अभियान की पूरी रूपरेखा तय कर ली है। राज्य भर में सरदार पटेल के विचारों को जन जन तक पहुंचाने के लिए भव्य यात्राएं भी निकाली जाएंगी। जसपुर, बाजपुर और गदरपुर में अलग अलग तारीखों पर यात्रा आयोजित की जाएगी, जबकि काशीपुर में 20 तारीख को विशाल जन जागरण यात्रा निकाली जाएगी। इस पूरे अभियान का संयोजन विधायक त्रिलोक सिंह चीमा कर रहे हैं। वहीं आयोजन की तैयारियों की कमान बीजेपी जिला अध्यक्ष मनोज पाल और उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष उपाध्यक्ष विनय रोहिला के हाथों में है। बीजेपी ने इसे केवल एक उत्सव नहीं बल्कि देश की एकता और भाईचारे का संदेश देने वाला सामाजिक अभियान बताया है। पार्टी प्रदेश नेतृत्व द्वारा हमारे प्रदेश के सम्मानित माननीय अध्यक्ष जी और हमारे संगठन के शिल्पी आदरणीय संगठन महामंत्री अजय जी के द्वारा संगठन गतिविधियों का निर्देश दिया ही जाता रहा है। इसी क्रम में अपने जिले को भी अपनी पद यात्राएं आयोजित करनी है, जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जो हम जयंती बना रहे हैं उसको लेकर हमने
प्रदेश के निर्देश पर ही 1+2 यानी कि एक जिला उपाध्यक्ष और 2 जिला पदाधिकारियों के साथ एक टीम गठित की है, जिनके नेतृत्व में सभी विधानसभाओं के अंदर हम पद यात्राएं आयोजित कर रहे हैं। जसपुर में हमने 16 और 19 तारीख को चिन्हित किया है और वो पद यात्राएं 16 तारीख में अपने इधर दुर्गापुर क्षेत्र से, नवलपुर से शुरू होकर और कुंडा तक हमारी पद यात्रा आएगी। और देश के प्रबुद्ध नेतृत्व को, जिनके माध्यम से इस देश के अंतर्गत पूर्व में देश के नवनिर्माण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया, ऐसे अपने सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की स्मृति में एक वल्लभ भाई पटेल यात्रा का प्रारंभ हर जिले के अंदर, हर विधानसभा के अंदर कर रही है। यहाँ पर भी अपने आदरणीय जिलाध्यक्ष श्री मनोज पाल जी के नेतृत्व में पूरे जिले के अंतर्गत इस यात्रा का संयोजन किया गया है। उस संयोजन के नाते काशीपुर विधानसभा में मुझे भी रहने का आदेश मेरी पार्टी द्वारा किया है। मैं यहाँ पर हम अपनी यात्रा की योजना रचना हमने बनाई है। 20-21 तारीख की हम यहाँ पे माननीय विधायक जी के नेतृत्व में और पूरा पार्टी संगठन लगकर जिलाध्यक्ष जी की कार्य योग्यता के समय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार ने आपदा प्रबंधन में नई तकनीक और मानवीय संवेदना का संगम किया है। राज्य में अब आपदा हाउस की स्थापना की जा चुकी है, जो सैटेलाइट सिस्टम से रियल टाइमिंग मॉनिटरिंग करता है। इससे किसी भी भूस्खलन, बादल फटने या पहाड़ झटकने की जानकारी तुरंत मिल जाती है और राहत दल सक्रिय हो जाते हैं। एयर एम्बुलेंस सुविधा को भी विस्तार दिया गया है। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और आपदा प्रबंधन विभाग के माध्यम से पूरे राज्य के अंदर जहां भी आपदा आती है, उसकी आपदा के निवारण हेतु मिनिमम टाइम में ज्यादा काम को, यानी कि क्विक रेस्पॉन्स जितनी जल्दी हो सकता है, उसमें राज्य ने पूरे भारत में नहीं पूरे विश्व में अपना स्थान अंकित कराया है। आज राज्य के पास में आपदाओं को निस्तारण करने के लिए बहुत बड़ा तंत्र है। अपना आपदा भवन है, उसके अंदर बड़े आईटी एक्सपर्ट व्यक्ति, साइंटिस्ट उसमें लगे रहते हैं। हम सबका आपदाओं को निवारण करने के लिए सैटेलाइट से डायरेक्ट कंट्रोल है। हम सबकी जो है आपदाओं का आकलन करने के लिए, वाइब्रेशन नापने के लिए बड़े-बड़े मैनोमीटर है। आपने देखा होगा कि कोई पहाड़ के अंदर यदि वाइब्रेशन आ रही है, बहुत ज्यादा वाइब्रेशन आ रही है, वो एक क्लिक पॉइंट से ऊपर पहुंचती है, तो उसमें हम सैटेलाइट के माध्यम से आपदा के संतुलन से ये जानकारी कर सकते हैं कि पहाड़ कल को फट सकता है। लक्सर में बदलते मौसम के चलते सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मरीजों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। मौसम परिवर्तन के चलते दिन में गर्मी का एहसास और रात में ठंड के चलते लोगों में खांसी, जुकाम, बुखार और वायरल के ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की माने तो 1 महीने से लगातार लक्सर क्षेत्र में डेंगू का एक भी मामला सामने नहीं आया है, लेकिन अस्पताल में खांसी, जुकाम, बुखार और वायरल के ज्यादातर मामले बढ़ रहे हैं। और ऐसे में बदलते मौसम में अब मरीज बढ़ रहे हैं, जुकाम, बुखार के ज़्यादातर मामले सामने आ रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की लोगों से अपील भी नज़र आ रही है, अपील की जा रही है। गुनगुना पानी पीने की सलाह इस दौरान दी जा रही है। बदलते मौसम में ये ठंड, खास करके सुबह और शाम की ठंड बहुत ज़्यादा है, तो बच्चे और उनकी माँओं से ये गुजारिश है कि वो गर्म कपड़ों का ध्यान रखें, कान लपेट के रखें, ठंडे पानी और ठंडी हवा से परहेज़ करें। और जैसे ही कोई परेशानी होती है, खांसी और ज़ुकाम अगर आपका 1-2 दिन में नहीं आराम होता है, प्लेन पैरासिटामॉल, ये क्योंकि जनरली ये वायरल इन्फेक्शन होता है और इसमें वायरल डायरिया भी होता है सर्दी होने पर। इसमें कोई दवा जनरली असर करती नहीं है, तो परहेज़ ही इसका इलाज है। लेकिन हाँ, जैसे ही कोई परेशानी आती है या 1-2 दिन में नहीं ठीक होता है, तो डॉक्टर से कंसल्ट करें और तब दवा लें। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।